जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर 1 ऑलरेडी हो चुका है। मेरे पास बहुत से लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस के संबंध में डाउट्स पूछे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए और छोटा वीडियो बनाया जाए जिसमें सिर्फ सबसे पहले ज्योग्राफी का सेगमेंट डिस्कस कर दिया जाए, इसके बाद एक दूसरे वीडियो में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेगमेंट डिस्कस कर दिया जाए। तो बिना समय वेस्ट किए लेट अस टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज on 21st of June every year, which of the following latitude experiences a sunlight of more than 12 hours? अब देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये और डायरेक्ट क्लास नोट से है। 21st of June is the date. 21st of June is the date which has maximum duration of day. मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डे इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नोट्स को जाके रिवाइज करिए। देखिए ये वो डेट भी है जब आर्कटिक सर्किल पे सन सेट होता ही नहीं है। कपल ऑफ इयर्स बैक ये भी क्वेश्चन प्री में आ चुका है, तो रिपीट ही है ये। सनसेट डज नॉट अकर। अब अगर सनसेट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ डे 21st ऑफ जून को आर्कटिक सर्कल में कितनी है? 24 आवर्स। अब जरा एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। 24 आवर्स, यहां पर ड्यूरेशन ऑफ डे कितना है? 24 आवर्स। यानी कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें 4 तो होगा, ठीक। अब देखिए 4 के दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक 3 एक 2। 3 मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी सदर्न हेमिस्फीयर का 23.5 डिग्रीज। इसका मतलब अच्छा 21st ऑफ जून है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, दिन छोटे होंगे बड़े नहीं होंगे, ये हो नहीं सकता। यहां देखिए 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनफैक्ट 21st ऑफ जून को सन रेज वर्टिकली फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये वो डेट है जब हर लैटिट्यूड का मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डे आएगा और निश्चित बात है कि इक्वेटर से बड़ा होगा। इक्वेटर के बारे में आप पहले से जानते हैं, यहां पर 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट होगा साल भर। यानी थ्रू आउट द ईयर इक्वेटर एक्सपीरियंसेस 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये होगा क्योंकि यहां 24 घंटे होंगे। और दूसरा क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे जून में और जून में दिन बड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 and 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Coriolis force, which of the following statements is are correct? सबसे पहले Coriolis force के बारे में 2 मिनट में डिस्कशन कर देता हूं। देखिए Coriolis force is a apparent deflective force। ध्यान रखिएगा, ये एक डिफ्लेक्टिव फोर्स है, एक आभासी विक्षेपक बल है। यानी आप जिस दिशा में जा रहे हैं या विंड्स जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में जाने नहीं देगा, ये आपको डिफ्लेक्ट करेगा। इतनी बात और जान लीजिएगा कि if the wind is in the northern hemisphere it will be deflected rightwards, if it is in the southern hemisphere it will be deflected leftwards। तो ये सब बेसिक बातें हैं, क्लास नोट्स में भी है। Why Coriolis force is generated? It is generated due to rotation of earth। ज्यादा डिस्कशन का टाइम इस वीडियो में नहीं है, ठीक। फिर आपको एक फॉर्मूला भी दिया था, अगर आप नोट्स को देखें तो Coriolis force is dependent on V sin of theta, where V is the velocity। बोला है वेलोसिटी ज्यादा होगी Coriolis force ज्यादा होगा। साइन थीटा, थीटा क्या है? लैटिट्यूड या लैटिट्यूडनल एंगल भी बोल सकते हो। अब देखिए आपको मालूम है थीटा अगर 0 तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 0। थीटा अगर 90 तो साइन थीटा की वैल्यू होगी मैक्सिमम, दैट इज 1, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इसके बारे में पूछ रहा है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। यस करेक्ट, विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी, Coriolis फोर्स ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा Coriolis फोर्स इज अफेक्टेड बाय विंड वेलोसिटी बट इट डज नॉट अफेक्ट द विंड वेलोसिटी। करेक्ट, this statement is correct। It's maximum at the poles? No। Yes, it is maximum at the poles and it is absent। Yes, it is absent। क्यों? क्योंकि sin of 0 is equal to 0। तो इक्वेटर पे क्या होगा? 0। अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर पे क्यों नहीं बनते हैं? ओशियंस आर वार्म yet
द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट ओरिजिन एट इक्वेटर, वही आंसर है। साइक्लोन बन रहा है, रिफ्लेक्टिव फोर्स चाहिए, कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 है, तो अगले बार इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। फिलहाल यस, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, तो ये भी सही है, पहला वाला भी सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। क्लाइमेटोलॉजी से दोनों क्वेश्चन थे। आइए जरा देखें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब बताओ, हीट बजट अगर पढ़े हो, जाके सीधा सीधा नोट्स उठा के देख लो, और एनसीईआरटी में भी जो हीट बजट का एस्टिमेशन दिया है, अगर हम उसी अकॉर्डिंग चलें तो 100 यूनिट्स आपकी इनकमिंग है, 35 यूनिट्स दिखाता है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस रिफ्लेक्शन में क्लाउड का रोल है, डस्ट पार्टिकल्स का रोल है, और जो पोलर आइस कैप्स हैं या जहां जहां भी आइस है उससे रिफ्लेक्टिविटी होती है। अब बची हमारे पास 65 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, आती हुई एनर्जी में से 14 यूनिट्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ओजोन लेयर का रोल है, ऑक्सीजन का रोल है, आती हुई शॉर्टवेव रेडिएशंस ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। 51 यूनिट्स पहुंचती है अर्थ की सरफेस पर, जो कि वापस भेजता है लॉन्ग वेव रेडिएशंस, इवेपोरेशंस और कन्वेक्शंस के रूप, कन्वेक्शन एनर्जी ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के रूप में। तो 51 यूनिट्स यहां से वापस जब जाती है तो एटमॉस्फेयर को हीट करती है। कुछ डायरेक्ट चली जाती है स्पेस में, कुछ यहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। ओवरऑल एटमॉस्फेयर की हीटिंग में एनर्जी रिलीज्ड बाय द सरफेस ऑफ अर्थ प्लेज अ डोमिनेंट रोल, while the energy which is directly coming from the sun plays a less important role. ठीक है? And this is precisely the reason why as we move away from the surface of earth, temperature of the atmosphere, especially the troposphere, decreases. Normal lapse rate अगर आपने पढ़ा होगा तो। अब देखिए, अगली बार एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि एटमॉस्फेयर में जब आप हाइट जैसे जैसे बढ़ते हैं टेम्परेचर क्यों ड्रॉप होता है, तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन आ चुका था, फिर अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछ लिया है। क्या होगा इसका आंसर? एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये तो बिल्कुल सही बात है, जाने वाली, इसीलिए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करेंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या ऑप्शन होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट। हीट बजट के से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट भी अगर आपने पढ़ा होता तो भी आप कर लेते। फिर देखिए क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। बिल्कुल बात सही है, ये पूरा डेजर्ट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट, इधर पूरा सहारा डेजर्ट है, बीच में ये एक रिफ्ट वैली जैसा है। रिफ्ट के कारण ये बना है, जब अरेबियन जो आपकी प्लेट है ये यहां से सेपरेट हो गई बाकी की अफ्रीकन प्लेट से, यहां भी बिल्कुल मिनिमम बारिश होती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, ये भी बात सही है। देयर इज नो मेजर रिवर विच इज एम्प्टीइंग इन रेड सी। तो इसमें यहां ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पे जिसका पेपर मुझे मिला है उसने नाइल की बात की है, नाइल मेडिटेरेनियन सी में जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला सही है, दूसरा सही है, बोथ 1 एंड 2। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, कोई मेजर रिवर तो नहीं आती है। तो आई विल गो विद दिस स्टेटमेंट, बोथ 1 एंड 2। Now this is again from climatology. पिछला वाला भी climatology। देखिए, climatology segment got a you can say maximum share of questions from geography this year. Thickness of the troposphere at the equator is much greater. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, ध्यान रखिए, ट्रोपोस्फियर की थिकनेस फिक्स नहीं है। जितनी हाइट तक कन्वेक्शन करंट्स अर्थ की सरफेस से हीट लेते हुए राइज करेंगी, उतनी हाइट तक आपका ट्रोपोस्फियर होगा। चूंकि लोअर लैटिट्यूड्स में, इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा अपवर्ड असेंडेंस हो रहा है, असेंडेंस अपने आप में अपवर्ड ही होता है, तो ज्यादा हीट इस जोन में मिलती है और यहां से हीट गेन करके असेंडेंस ऑफ एयर अकर्स। ज्यादा ऊंचाई तक इसलिए जाती है एयर क्योंकि हीट ज्यादा मिलती है सरफेस से। पोलर रीजन कोल्ड रीजन है, वहां एयर की टेंडेंसी सेटल होने की होगी।
तो ये सिंपल बात है कि अराउंड 16 to 18 किलोमीटर आपका इक्वेटोरियल रीजन में हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की, और 6 to 8 किलोमीटर पोलर रीजन में होती है. Thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. This is correct. At the equator, heat is transported to greater height. बिल्कुल बेसिक है, ये सही है, और ये उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है. तो आप जाएंगे, both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 explains the statement 1. Now, what is this? Again a question from climatology. Isothermal line. नोट्स उठा के देखिए, प्रॉपर जनवरी का आइसोथर्म बनाया है, प्रॉपर जुलाई का आइसोथर्म आपको आपके नोट्स में बनाया हुआ है. ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये टॉपिक जब हम लोग डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ाया हुआ है. डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, लैंड एंड सी. ठीक है, अपने नोट्स में टेम्परेचर के टॉपिक में आइएगा, वहां पर वर्टिकल वेरिएशन, वहां से क्वेश्चन आया. हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, वो कॉन्सेप्ट है यहां पर, और आइसोथर्मल लाइंस अलग से डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है. अब देखिए, तो मान लो कि हम लोग आइसोथर्मल लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट पे चलिए, रटा हुआ क्वेश्चन ये नहीं है. ठीक है, तो यहां पर अगर सपोज करो किसी ने तुमसे कहा कि 20 डिग्री आइसोथर्म बनाइए, जनवरी का बनाइए, लैंड का टेम्परेचर कम होगा, ओशियनिक सरफेस का टेम्परेचर सर्दियों में थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, क्योंकि लैंड की टेंडेंसी क्या होती है, जल्दी से हीटअप होता है, जल्दी से कूल भी होता है. जल्दी ठंडा होगा, जल्दी हीटअप होगा, सारा कारण बताया हुआ है. बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट, बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर एबिलिटी. ये सब आपके नोट्स में है. कारण नहीं पूछा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछा है. तो सपोज करिए जनवरी का आइसोथर्म बनाना है, 20 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म हम बना रहे हैं. लैंड पे अगर 20 है तो वाटर में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि जनवरी की बात है, लैंड बहुत ठंडा है. तो मान लो कि यहां 22 है. अब तुमको तो आइसोथर्मल लाइन 20 डिग्री सेल्सियस की बनानी है, तो तुम 20 पे चल रहे हो, 22 मिल गया, 22 नहीं चाहिए तुमको, 20 चाहिए. अब बताओ, लैटिट्यूड में ऊपर जाओगे तब ना टेम्परेचर कम मिलेगा 20 डिग्री सेल्सियस का. तो आइसोथर्मल लाइन अपने आप नॉर्थ की तरफ बेंड हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए लिखा है, the isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. ठीक है, आगे कोई कॉन्टिनेंट बनाते हैं. मान लिया कि हमने ये यूरोप बना दिया. अब आप 20 डिग्री आइसोथर्म पे हैं और आप लैंड पे आते हैं, तो लैंड का टेम्परेचर तो बहुत कम होगा. मान लिया कि 17 डिग्री सेल्सियस मिल गया, उसी लैटिट्यूड पे लैंड का टेम्परेचर कम होगा. आपको 20 पे जाना है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा चाहिए तो आपको इक्वेटर की तरफ आना पड़ेगा, लोअर लैटिट्यूड. अब देखो क्वेश्चन पढ़ो. द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. ठीक है, मंथ ऑफ जनवरी में पूछा है, और आपका इसमें थोड़ा सा इनको ये बात बतानी चाहिए थी कि हम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहे हैं. इसका सही इनको नॉर्थ साउथ लिखने से अच्छा होता, ये लिखते कि डेविएट टू दी पोलवर्ड्स, डेविएट पोलवर्ड्स ऑन दी ओशन एंड इक्वेटर वर्ड इन दी कॉन्टिनेंट, तो ज्यादा अच्छा होता. लेकिन खैर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मान के हम इसको नॉर्थ और साउथ बोल दे रहे हैं. इट्स फाइन. नाउ द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर. भैया ये कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम तो भैया वार्म ओशन करंट है, इक्वेटोरियल रीजन से पानी लेके जा रही है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड तक कनाडा के. उसके बाद उसी का एक्सटेंशन वेस्टर्लीज के कारण नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाता है. तो दे बोथ आर वार्म ओशन करंट. यहां लिखा हुआ है कोल्ड, स्टेटमेंट एकदम गलत है, इसको काट देंगे. ये सही है, वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर. तो इसका आंसर होगा वन ओनली. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच केम फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी सेगमेंट, जो अभी मैं देख रहा हूं. आगे देखता हूं. ये तो मैपिंग और फैक्चुअल क्वेश्चन है. द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. चिली एंड अर्जेंटीना की बाउंड्री भी बहुत ज्यादा है. चाइना इंडिया की भी है 4000 किलोमीटर के आसपास. कजाकिस्तान रशियन फेडरेशन का तो नहीं लग रहा, इतना तो नहीं हो सकता. इसका जो करेक्ट आंसर है
कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स का है। इसको 49th डिग्री पैरेलल तो खैर आपके नोट्स में भी लिखा होगा, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास आती है। एंड दिस इज द मैक्सिमम। पूरा आपका ये जो यूएस कनाडा बाउंड्री है, इससे दुनिया की सबसे बड़ी बाउंड्री के रूप में माना जाता है। इससे कम है चिली अर्जेंटीना की, मुझे जितना ध्यान आ रहा है 5000 किलोमीटर के आसपास है। फिर एक क्वेश्चन डायरेक्ट मैपिंग से आया है। सेंट्रल एशिया कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रीजन, नाम और टाइप ऑफ माउंटेन। सेंट्रल एशिया में वॉस्जेस नहीं है। वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट आपको मालूम है कि फ्रांस और जर्मनी, वॉस्जेस आपका फ्रांस में है लेकिन एकदम जर्मनी के बॉर्डर पे है, और उसके बाद बगल में जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है जिसके नाम की पेस्ट्री आप लोग फेमस है। तो वॉस्जेस यूरोप में है, तो ये गलत है, कोई आगे देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये ब्लॉक माउंटेन है। यूरोप में ही एल्प्स है। दिस इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन, दिस इज अ फोल्ड माउंटेन। ये यंग फोल्ड माउंटेन है एल्प्स। एल्प्स ऐसे है, इधर इटली है, इधर आपका फ्रांस है, इधर स्विट्जरलैंड है और इधर आपका ऑस्ट्रिया है। ये एल्प्स है ऐसे, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको तो चेक ही नहीं करना। नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन है, ये बात सही है। इधर आपका है अटलांटिक की तरफ, और इट इज अ फोल्ड माउंटेन। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके जो आज के प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन है उससे अपलेशियन को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हाँ, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, पहले की जो प्लेट्स होंगी उसके कन्वर्जन से ये फोल्ड माउंटेन बना था। अपलेशियन इधर आपको मिलेगा। इसकी हाईएस्ट पीक माउंट मिशेल ध्यान आ रही है मुझे। अब आइए, यहां से साउथ अमेरिका में एंडीज है, बिल्कुल सही बात है। यहां से आपका ऐसे करेंगे तो एंडीज मिलेगा पूरा, और चिली और अर्जेंटीना का बाउंड्री यही एंडीज माउंटेन बनाता है। यंग फोल्ड माउंटेन है, ये करेक्ट है। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है लेकिन फोल्ड है इसलिए करेक्ट है, तो ये सही है, ये सही है। ओनली 2, 2 गलत हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद? फिनलैंड तो बाल्टिक की तरफ है, जर्मनी के एकदम सही है, नॉर्वे से सही है, रशिया नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1 इज जर्मनी, अनदर इज नॉर्वे। ये नहीं होगा, बाल्टिक है, रशिया भी इधर नहीं है। बाल्टिक में जरूर एक छोटा सा पोर्शन है रशिया का, लेकिन नॉर्थ सी में नहीं है। इसको एक बार आप मैप में भी देख सकते हैं। इस जगह पे देखिए, दिस इज नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के टेम्परेचर, बाल्टिक के टेम्परेचर, अटलांटिक का टेम्परेचर डिस्कस करते समय बार बार पढ़ाया है, अलग से भी देखा है। तो ये नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, फिनलैंड गलत है, रशिया का ये वाला पार्ट रशिया का है पर ये बाल्टिक में है, इधर नहीं है। ओके, तो जो भी इसमें करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नॉर्वे और जर्मनी। 2 and 3, दिस इज ओनली 2। फिर एक क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड। बिल्कुल सही बात है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ वाटर वेपर इज इन ट्रोपोस्फियर। जैसे जैसे, और ट्रोपोस्फियर में भी सीधी सी बात है, ओशियानिक सरफेस से ही वाटर वेपर जनरेट हो रहा है, वाटर बॉडीज से ही वाटर वेपर जनरेट होगा जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के पास है। तो इवेपोरेशन जब होता है तो लेटेंट हीट जो वाटर बॉडी की है उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए वाटर वेपर आता है। वाटर वेपर थोड़ा लाइटर गैस है तो इट हैज़ टेंडेंसी टू राइज अपवर्ड्स, बट नेवरदलेस द concentration of water vapor will be more near the surface and it will decrease with altitude. This is very common sense type of question. Its percentage is maximum at the poles. No, आपने पढ़ा है humidity के topic में, as we move away from equatorial region, the humidity decreases, the overall water vapor decreases, क्योंकि lower latitude में heating ज़्यादा है
और अगर आप इसी मैप को एक बार और ध्यान से देखो तो इक्वेटर में जैसे ये इक्वेटर है, केवल इतना कॉन्टिनेंट आ रहा है, इतना कॉन्टिनेंट आ रहा है, बाकी इक्वेटोरियल रीजन पूरा का पूरा ओशियानिक सरफेस है। तो वाटर बॉडी भी ज्यादा है, हीटिंग भी ज्यादा है, तो वाटर वेपर कहां ज्यादा होगा? लोअर लैटिट्यूड में। जैसे जैसे आप पोलर रीजन्स में जाओगे, यहां पर वाटर वेपर नहीं है, यहां पर क्लाइमेट आपका बिल्कुल ड्राई है, ह्यूमिडिटी कम है यहां पर। तो अगर आंसर देखें, इट इज अ गैस, द अमाउंट ऑफ, दिस इज करेक्ट, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, दिस इज रॉन्ग, सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 ओनली। क्लाइमेटोलॉजी तो भर भर के आया है। Annual and daily range of consider the following description. Annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 to 6. Okay, fine. देखिए दो ही ऐसी ज्योग्राफी हैं जहां precipitation occurs throughout the year. One is equatorial region, मैंने क्लास में पढ़ाया है। दूसरा मैंने जो बताया था वो बताया था ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इसे ही बोला था कि मरीन वेस्ट यूरोपियन या मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये वाला, इसी का नाम है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब देखिए क्या होगा कि अगर आप यूरोप के इस जोन को देखें, और ये यहां भी है नॉर्थ अमेरिका में भी इस जगह पर जहां पर आप ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश कोलंबिया और ये आपका वॉशिंगटन प्रोविंस आ रहा है, इस जोन में भी इस तरह का क्लाइमेट मिलेगा। और इधर भी है ये वाला रीजन, ये वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऐसा समझो कि लगभग 45 से लेके 60-65 के बीच में लैटिट्यूड और वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में आपको ये क्लाइमेट मिलेगा। अब इसकी क्या खासियत है इस क्लाइमेटिक कंडीशन की, कि यहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स थ्रू आउट द ईयर यहां पर बारिश कराएंगे। वेस्टर्लीज ऑन शोर रहती हैं तो बारिश होती है। अब चाहे समर सीजन हो चाहे विंटर सीजन हो, टेम्परेट साइक्लोन बनेगा, जाके थ्योरी पढ़ लीजिए, नोट्स ही रिवाइज कर लीजिए। विंटर्स में ज्यादा होगा टेम्परेट साइक्लोन का इंसिडेंस, फ्रीक्वेंसी भी और इंटेंसिटी भी, क्योंकि बेहतर फ्रंट बनता है ड्यू टू बेटर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दी कन्वर्जिंग एयर मास। एक तरफ वार्म एयर मास वेस्टर्ली, एक तरफ कोल्ड एयर मास पोलर ईस्टर्ली। लेकिन जो भी हो, बारिश साल भर होगी क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन्स भी साल भर बनेंगे, और वेस्टर्लीज भी एक तरह से ऑनशोर रहती। अब जहां कहीं ओरोग्राफिक इफेक्ट मिल गया वहां बहुत ज्यादा बारिश होगी, या थोड़ा सा अगर इस तरह का सपोर्ट ना मिला माउंटेन से तो कुछ कम बारिश होगी। कोस्टल स्ट्रिप में ज्यादा बारिश होगी, थोड़ा इंटीरियर में कम बारिश होगी। एंड दैट इज वाई इस ज्योग्राफी में यानी मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन वेरी करती है। हालांकि यही एक ऐसी ज्योग्राफी है जहां कुछ जगह पर इक्वेटोरियल रीजन जितनी बारिश होती है, इक्वेटोरियल रीजन में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, आपने पढ़ा है अपने आपका जो क्लाइमेटिक रीजन्स का टॉपिक था। तो अब कंफ्यूजन हो रहा है कि थ्रू आउट द ईयर में दो हो सकता है, इक्वेटोरियल भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है, पर यहां वेरिएबल है इक्वेटोरियल में तो 200 से ज्यादा ही है। दूसरी बात कह रहा है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। ये बात देखिए इक्वेटोरियल में भी है कि एनुअल और डेली रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, और इसका एक बड़ा कारण है प्रेजेंस ऑफ क्लाउड कवर। ये बात कोस्ट मरीन क्लाइमेट में भी होगी, क्योंकि मरीन एरियाज में क्या होता है कि आपका जो मरीन इन्फ्लुएंस है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस आता है। जानते हैं आप कि वाटर में ना ज्यादा हीटिंग होती है ना ज्यादा कूलिंग होती है, तो कोस्टल एरियाज में उसी तरह का इन्फ्लुएंस बना रहता है। जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाएंगे तो डेली रेंज और एनुअल रेंज बढ़ती है। इसी को आप कहते हैं कि कॉन्टिनेंटैलिटी बढ़ती है, क्लाइमेट में एक्सट्रीमिटी आती है, टेम्परेचर में एक्सट्रीमिटी आती है। मरीन एरियाज में ये एक्सट्रीमिटी नहीं होती है। तो इसका आंसर इक्वेटोरियल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ये वाली बात तो फिर भी हो सकती है, ये वाली बात इतना कम बारिश इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होगा। यहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होती है। सो द करेक्ट आंसर इज मरीन वेस्ट कोस्ट, जहां साल भर बारिश होती है, और एनुअल और डेली रेंज इसलिए कम होता है क्योंकि वो मरीन इन्फ्लुएंस है। ये भी क्लाइमेटोलॉजी का था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक आपका आ गया स्टार्स और इससे रिलेटेड। जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। ये तो बेसिक बात है, क्योंकि जायंट स्टार्स आपके ऐसे समझिए कि
ज़्यादा बड़े साइज के हैं तो उनमें जो फ्यूल है जैसे कि हाइड्रोजन, उसको ख़त्म होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात है, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जायंट स्टार्स बहुत ब्राइट होते हैं, उसमें रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा होता है। अब कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। देखिए इसमें जो स्टेटमेंट 2 है वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये ज्यादा होने से लाइफ ज्यादा कैसे होती है, ये थोड़ा लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए बेटर आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जायंट स्टार्स की लाइफ ज्यादा इसलिए होती है कि उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होता है, वो बड़े होते हैं, उनको एंड अप होने में, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। इन दोनों का लिंक नहीं बैठ रहा। द करेक्ट आंसर शुड बी दिस। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए? 15 क्वेश्चन आए ज्योग्राफी से। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर? कोकोआ जिससे चॉकलेट बनती है, और ये मुझे लगता है इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सबको मालूम था कि आइवरी कोस्ट और घाना ये अमंग द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ये कह सकते हैं कि आपका ये है टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ है। आपको एक कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंडिया में 2 टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ कौन से स्टेट्स हैं। सदर्न स्टेट्स हैं, ये मैं बता दे रहा हूं हिंट में। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी, ये देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, डिपेंडेंसी रेशियो, ये सारा टॉपिक मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। इसका आंसर होगा, इसमें बड़ा आसान था, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। तो अगर कोई वुमेन चाइल्ड बियरिंग एज तक पूरा कंप्लीट करती है तो वो टोटल कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स होंगे उसके, दैट विल बी द टोटल फर्टिलिटी रेट। कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। अब ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ को ट्रैक कर रहा होगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। इतना मैंने अभी ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन पर। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the, बिल्कुल न्यूज में था, ये बिल्कुल न्यूज में था और बहुत दिनों से कॉन्गो बेसिन को लेकर न्यूज बन रहा था। ठीक है, ये कॉन्गो बेसिन को लेकर बहुत दिनों से न्यूज बन रहा था। याद रखिएगा, कॉन्गो बेसिन में जो पीटलैंड्स हैं, जो ये आपका पूरा बेसिन है, एक तो कई कंट्रीज में फैला हुआ है, एरिया में जरूर आपका अमेज़न ब्राजील में बड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो कार्बन होल्ड करने वाला, ये यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के उसमें भी क्रिटिकल इकोसिस्टम्स में भी कॉन्गो बेसिन के बारे में बार बार आया, न्यूज़पेपर में आया, हिंदुस्तान टाइम्स में आया, कई जगह मैंने पढ़ा है, और ये इसका सही आंसर है। और इनफैक्ट न्यूज में डायरेक्टली ये बात लिखी हुई थी कि 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन जो आपका फॉसिल फ्यूल से होगा उतना तो ये होल्ड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा बेसिन अपने पीटलैंड्स में। तो इसका करेक्ट आंसर कॉन्गो बेसिन होगा, न्यूज में था। और consider the following: cashew, papaya, red sanders. How many of the above trees are actually native to India? Actually native to India. Now red sanders के बारे में क्लास में डिस्कस हुआ है कि ये आपका आंध्र प्रदेश में ये यहाँ का नेटिव स्पीसी है। रेड सैंडर्स माने लाल चंदन, रेड सैंडलवुड, है ना। कमेंट में ये बताइएगा कि रेड सैंडर्स और जो आपका नॉर्मल सैंडर्स है, वाइट वाला जो थोड़ा सा येलोइश ट्रेंड है, जिसका कलर होता है, जो नॉर्मल सैंडलवुड है, उन दोनों में क्या अंतर है। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये फ्रैग्रेंस नहीं देता, इसकी लकड़ी एकदम रेडिश कलर की होती है। और कैश्यू आपका यहाँ का है,
ये आपका ब्राज़ील का है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में मिलता है और पुर्तगीज़ हमारे यहाँ इसको लेकर आए हैं। और सेम स्टोरी पपाया की है, मेक्सिको और इसी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका का ये भी नेटिव स्पीसी है। तो ये दोनों गलत है और रेड सैंडर्स इज करेक्ट। इनफैक्ट वो रेड सैंडर्स के बारे में ही पूछना ही चाह रहे थे, कंफ्यूज करने के लिए बाकी का 2 दिया है। ओनली सॉरी, इसमें क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ओनली 1 एंड दैट करेक्ट आंसर इज रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा पूछा है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो एनवायरमेंट इकोलॉजी के सेगमेंट में मैं दूसरे वीडियो में थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।